हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा सोशल साइंस का वन शॉट प्रिपरेशन करेंगे किसका, सिविक्स का। ठीक है। द चैप्टर इज फेडरलिज्म। नाम क्या चैप्टर का? फेडरलिज्म। हमने लास्ट जो लास्ट चैप्टर या जो क्लास करी थी वो हमने करी थी पावर शेयरिंग की। किसकी करी थी? पावर शेयरिंग की। सो ये भी आपका क्या है? फेडरलिज्म भी क्या शो करता है? पावर शेयरिंग को ही शो करता है। क्या शो करता है? पावर शेयरिंग का ही ये पार्ट है फेडरलिज्म बेसिकली। ठीक है। तो हम बात करेंगे फेडरलिज्म के ऊपर। फेडरलिज्म में क्या होता है कि ये पावर होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। गवर्नमेंट के बीच में। किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में। जैसे हम बात करेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म, जब केस आता है कि व्हाट इज फेडरलिज्म, होता क्या है? तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between central authority and various constituent unit of the country. दैट मीन्स फेडरलिज्म क्या होता क्या है? बेसिकली फेडरलिज्म होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो डिवाइडेड करती है अपने पावर्स को। किसको? अपने पावर को। ठीक है। किसके बीच में? सेंट्रल अथॉरिटी जो सेंटर पे गवर्न कर रही है, और जो प्रोविंशियल या स्टेट लेवल पे गवर्न कर रही है, या लोकल लेवल पे। इंडिया में अगर बात करी है तो लोकल लेवल पे भी, जैसे पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज हो गई, ये केस आ जाता है। ठीक है। इसे अगर हम बात करें कि फेडरेशन एज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। फेडरेशन में क्या होता है? टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय द पावर इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर। मतलब दोनों की जो पावर है ना, वो अलग अलग है। ठीक है। पावर क्या है? इनके बीच में शेयर्ड है। क्या है? शेयर्ड है। ठीक है। और जब ये पावर शेयर्ड है तो ये एक दूसरे के पावर में इंटरवीन नहीं कर सकती। जनरली इंटरवीन नहीं कर सकती। ठीक है। जैसे कि एक गवर्नमेंट होती है इंटायर कंट्री के लिए, विच इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जैसे अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करी जाए, किसकी, तो ये किसके अंडर में आएगा? जी आपका इंटायर कंट्री यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। किसके अंडर में आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। समझ में आई बात? तो ये चीज़ हो जाती है। या इंटरनेशनल अगर रिलेशन बनाना है डिफरेंट कंट्री के साथ, वो भी किसके अंडर में आ जाएगा? वो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा। किसके अंडर में आ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा। और जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, उसका क्या होता है? डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द स्टेट देखती है। मतलब डेली बेसिस पर। जैसे अगर मान लो कि पुलिस है, या लैंड है। ठीक है। ठीक है। या फिर पब्लिक है। ठीक है। उस पर जो काम करती है जनरली, वो कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। जैसे पुलिस का मतलब क्या होगा? हर स्टेट के पास खुद की पुलिस होती है जो कि स्टेट सिक्योरिटी को चेक करती है। ठीक है। दैट मीन्स कि सिविल सोसाइटी को क्या करती है? बैल मेंटेन की रहती है, क्योंकि इसी डर की वजह से क्या है भाई, कोई उल्टे सीधे काम नहीं करेगा, कोई क्राइम नहीं करेगा। ठीक है। तो ये कंट्रोल करते हैं क्राइम को एक तरीके से। तो गवर्नमेंट का काम होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग। जो स्टेट लेवल की होती है, वो स्टेट के लिए डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग करती है। ठीक है। और दोनों ही जो गवर्नमेंट होती है, ये पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर होती है। मतलब इंजॉय करते हैं अपने पावर को एक दूसरे के हस्तक्षेप के बिना। ठीक है। मतलब दैट मीन्स एक दूसरे में कोई इंटरवीन नहीं करता है। ये एक मैप दिया गया है आपका। 2002 में आया था कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ पे आता है। आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका, इवन अफ्रीका में भी कुछ कंट्रीज में है, इंडिया में है, रशिया में है। रशिया में भी पावर शेयरिंग है। आप नोटिस कर रहे हो? ओके, नाइस। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इन दिस सेंस। अब बात करी जाएगी कि जैसे ये होता है, देखो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। कौन सी? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ओके। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। क्या होती है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है। अगर हम बात करें कि यूनिटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखो यार यूनिटरी का मतलब भी समझ में आ जा रहा है कि जो ना सेंट्रल क्या होगा, सेंट्रल के पास सारी पावर होगी, उसी के अंडर में कुछ सबऑर्डिनेट होंगे। क्या होंगे? सबऑर्डिनेट या सब यूनिट होंगे। और सब
यूनिट होंगे, ठीक है, ये काम करेंगे। मतलब सेंट्रल अपना एक तरीके से पावर देगी, भाई आप अपना काम करो, और कभी भी ये इंटरवीन कर सकती है, कभी भी ये चेकआउट कर सकती है, ठीक है, ये काम तो होता ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये सब यूनिट या और द सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं सब, ठीक है। या तो एक ही वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, या तो फिर सबऑर्डिनेट होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, पास करता है ऑर्डर को टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑर्डर पास किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, किसको, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट को। लेकिन जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को करने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी का केस ले लें, या आप बंगाल का केस ले लो, या आप मणिपुर का केस ले लो, और ये बिहार का केस ले लो, या आप मतलब भी दो चार स्टेट से इनका केस ले लो, आप नोटिस करते हो क्या इसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी क्या? ये अपने तरीके से गवर्नमेंट रन कर रहा है ना। ममता बनर्जी बंगाल को अपने तरीके से रन कर रही हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ठीक है, आपके बिहार में नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो इन्हें अपने तरीके से गवर्न कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरवेन नहीं कर रही है, डायरेक्ट इंटरवेन नहीं कर रही है, मैं वर्ड पे ध्यान देना, डायरेक्ट इंटरवेन नहीं कर रही है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है जो कि आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और दोनों ही गवर्नमेंट आंसरेबल है किसके लिए, पीपल के लिए, अलग अलग तरीके से। दैट्स वाई आप देखते हो स्टेट इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन, ठीक है, जो सेंट्रल इलेक्शन होता है, जो स्टेट इलेक्शन होता है, ठीक है, दोनों में देखते हुए कि जो पब्लिक है वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट चुनती है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि दोनों ही जो गवर्नमेंट होती है किसके लिए आंसरेबल होते हैं, पीपल के लिए, किसके लिए, पीपल के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम डिफरेंस भी बता देते हैं यूनिटरी और फेडरल सिस्टम के बीच में क्या है। तो यूनिटरी सिस्टम में क्या तो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के सब यूनिट या सब ऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। फेडरल सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा टियर ऑफ गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास करेगी ऑर्डर किसको, प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट को। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑर्डर पास नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सुप्रीम होती है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो होता है एक्सरसाइज ओनली पावर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेटेड टू देम। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो वही पावर एक्सरसाइज कर सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें दी होगी। देयर पावर मे बी ब्रॉडेंड एंड नैरोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनकी जो पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की जो पावर है वो ब्रॉडेंड या नैरो की जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मतलब समझते हो, सिंपल सी मतलब मान के चलो कि वहाँ पे आपका जैसे आपका जो ब्यूरोक्रेसी हो गया, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी हो गया, ये आपका किस में आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में, जो डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पावर जो होगा इनकी या तो ब्रॉड कर दी जाएगी या नैरो, वो किसके थ्रू की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट में देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, ये तो हुआ ही। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ऑन विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने पावर है जिसके वो आंसरेबल नहीं है, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है, वो अपना काम खुद करेगी। और बाद में जब इलेक्शन होगा तो वहाँ पे पब्लिक उनका अगर सही काम किए होंगे तो वहाँ पे पब्लिक क्या करेगी, उनको वोट देके फिर से गवर्नमेंट बना देगी उनकी, अदरवाइज उनको एलिमिनेट कर देगी, हटा देगी। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की, फेडरलिज्म्स के कुछ फीचर्स की बात करेंगे। तो फेडरलिज्म में हमने बात करी कि पहला तो ये होगा कि टू या मोर लेवल और टीयर ऑफ गवर्नमेंट होगी, पहला। दूसरा कि जो डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट होगी वो गवर्न करेगी सेम सिटीजन्स को, बट उनके अपने अपने ऑन जुरिडक्शंस होंगे, दैट मीन्स उनके अपने अपने लिमिट्स होंगे, जो लेजिस्लेशन कानून बनाने में, टैक्सेशन टैक्स लगाने में, या एडमिनिस्ट्रेशन करने में, ठीक है।
जैसे अगर आप बात करो, ये दो तरीके हो गए। तीसरा जो फीचर्स है फेडरलिज्म का वो क्या है कि जुडिक्शन जो होगी रिस्पेक्टिव लेवल या टीयर ऑफ गवर्नमेंट की, वो स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि आपकी कितनी जुडिक्शन, आप कहाँ तक क्या क्या कानून बना सकते हैं, क्या क्या बिल ला सकते हैं, ठीक है। सो द जो एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी है इस टीयर ऑफ गवर्नमेंट की, वो कहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है। कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, ठीक है। फंडामेंटल जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट का। दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कुछ आप चेंज करना चाहते हो, कोई भी प्रोविजंस को, फंडामेंटल प्रोविजंस को, तो आप वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट से कंसर्न चाहिए। दैट मीन्स कि सेंट्रल से भी एंड स्टेट से भी आपको कंसर्न चाहिए होगा, अदरवाइज आप कोई चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पांचवा क्या है कि कोर्ट के पास अपना पावर है कि वो इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। इवन पावर जो पावर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो पावर है उसको भी इंटरप्रेट कर सकता है कोर्ट। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हाईएस्ट कोर्ट जो एक्ट एज एन एम्पायर, हाईएस्ट कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, किसकी तरह काम कर रहा है, अंपायर की तरह काम कर रहा है। जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा ना, अंपायर डिसीजन देता है आउट या नॉट आउट, 6 और 4। सेम यहीं पे सुप्रीम कोर्ट जो है, हाईएस्ट कोर्ट जो है, वो क्या करेगा, सेंट्रल लेवल पर अगर हाईएस्ट कोर्ट होगा, स्टेट लेवल पर आपका हाई कोर्ट होगा। लोग अपना अपना यहाँ पर डिस्प्यूट्स जो भी अराइज होगा डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो उनके रिस्पेक्टिव पावर्स के लिए, तो कौन करेगा उसको, कौन हैंडल करेगा, हाईएस्ट कोर्ट। कौन हैंडल करेगा, हाईएस्ट कोर्ट। छठा जो है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी क्या किए गए हैं, क्लियरली स्पेसिफाइड किए गए हैं कि वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर कर सके स्टेट में और सेंट्रल में, ठीक है, ये किया गया है। सातवां जो है आपका, फेडरल सिस्टम के डुअल ऑब्जेक्टिव है। एक तो पहला कि सेफ गार्ड करना, एंड दूसरा प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की जो यूनिटी है उसको प्रमोट करना, वाइल एट द सेम टाइम उसी समय एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करके रखना या बैलेंस करके रखना, या एक तरीके से मतलब मेंटेन करके रखना कि भाई रीजनल डाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए, यानी डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ रहने चाहिए। देयरफॉर टू एक्सपेक्ट क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के लिए, जो इंस्टीट्यूशन के लिए, दो एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल की जो है उनके अंदर एक शुड एग्री होना चाहिए रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग को लेकर। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अवॉइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और ये लोग, उन दोनों को क्या है, एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए कि वो अपने पार्ट ऑफ एग्रीमेंट पे अवॉइड रहेंगे, मतलब मेंटेन रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। एक आइडियल फेडरल सिस्टम के बहुत एस्पेक्ट है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। भाई एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई वो एक साथ रह सकते हैं। डेट में गवर्नमेंट की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है, गवर्नमेंट की बात करिए। कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट, इवन लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की भी बात करी जाएगी, क्योंकि पावर शेयरिंग तो तीनों में हो रहा है। तो डिफरेंट रूट्स थ्रू विच फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी कि फेडरेशन जो है ना डिफरेंट तरीके से आई। जैसे अगर टू एक्सपेक्ट की हमने बात करी कि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, तो दो रास्ते भी हैं, टू काइंड्स ऑफ रूट्स भी हैं जिसके थ्रू फेडरेशन आया। देखो अगर ना दो तरीके, एक हो गया आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक हो गया आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। थोड़ा कमिंग टुगेदर फेडरेशन को समझते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है ना, उसमें क्या है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वो खुद आए। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं कि एक क्या, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लो पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, ठीक है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, बांग्लादेश है। ये कुछ कंट्रियां जो हैं वो आपका वो आपका एक साथ आके क्या करती हैं, एक बड़ा सा यूनिट बना देती हैं, ठीक है, अखंड भारत बना देती है, ठीक है। इसको फन में ही लेने का, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि
आप पूरा वो एक वो बना देते हो, ठीक है, एक पूरा यूनिट बना देते हो, बिगर यूनिट बना देते हो। तो ये क्या होगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन होगा। लाइक यूएसए में है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अब इसमें क्या होता है कि कभी भी ये ना अलग हो सकते हैं, कभी भी ये क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड रूट है कि जैसे इंडिया ही है, इंडिया का किस ले लेते हैं, इसमें क्या होगा कि पावर को शेयर करना है भाई, ठीक है। तो उसमें होल्डिंग टू, इसमें क्या होता है कि हम डिवाइड कर देते हैं, स्टेट्स फॉर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्टेट्स फॉर्म कर देते हैं। जब स्टेट्स फॉर्म कर देते हैं ना, तो और ये कभी एक दूसरे के, ये कभी अलग नहीं हो सकते, इंडिया से ये अलग नहीं हो सकते, इसलिए इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन में डिफरेंट कंट्रीज खुद आकर इन्वॉल्व होती हैं और एक बड़ा सा यूनिट बनाती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम कंट्री। तो सीधी सी बात है, अब इंडिया को फेडरल गवर्नमेंट कौन बनाता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। कौन बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 2 टियर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दे रखी है। एक यूनियन गवर्नमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट को। लेटर एक 3rd टियर ऑफ फेडरलिज्म ऐड किया गया, जिस जो फॉर्म ऑफ कौन सी, पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत आ जाता है, म्यूनसिपैलिटीज आ जाती है। अगर हम बात करें कि एज इन एनी फेडरेशन दिस डिफरेंट टीयर्स इंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन, ठीक है। कोई भी फेडरेशन में क्या होता है कि डिफरेंट टीयर्स होंगे, ये अपने अपने सेपरेट जुरिडिक्शन मतलब अपने अपने सेपरेट पावर्स को क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन पावर को जो है लेजिस्लेशन के लिए, लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाने के लिए जो 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन किया गया किसके बीच में, स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब ये कौन से हैं, ये आपके यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट क्या होता है कि जो सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात होती है, जैसे डिफेंस की बात करी गई, फॉरेन अफेयर्स की बात की गई, बैंकिंग की बात की गई, कम्युनिकेशन की बात की गई, इवन करेंसी की बात करी गई, ये सारा किसके अंदर आ जाता है, ये आपका यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाता है। यानी डैट मीन्स इसके ऊपर जो लॉ बनेगा, जो बिल प्रेजेंट किया जाएगा, वो यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू किया जाए, यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू किया जाएगा और यूनियन लिस्ट इस पे कानून बना सकती है, ठीक है। अलोन, यहाँ पे क्या, यूनियन गवर्नमेंट अलोन मेक लॉ रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट में अगर बात करें तो इस पे जो होता है स्टेट लोकल इंपॉर्टेंस होती है, जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, इस पे स्टेट गवर्नमेंट अकेले लॉ बना सकते हैं। दैट्स वाई इसको स्टेट लिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये पावर है उनका बेसिकली लॉ बनाने का, किनके ऊपर, इनके ऊपर, स्टेट लिस्ट के ऊपर। कंकरेंट लिस्ट किसे कहते हैं, लाइक कि कॉमन इंटरेस्ट होता है किसके लिए, बहुत यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स ये सोशलिज्म की एक तरीके से बात करी जाती है कि क्योंकि भाई वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, दैट मीन्स इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, कंकरेंट लिस्ट में। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर लॉ बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि कभी इनकी लॉ, दोनों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया, तो अगर उनका लॉ कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा एक दूसरे से, तो यूनियन गवर्नमेंट की जो लॉ है उसको प्रिवेल मान किया जाएगा, मतलब उसको ज़्यादा वैरियता दी जाएगी, किसको, यूनियन गवर्नमेंट को। कब, जब दोनों की लॉ में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, दोनों की लॉ में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो पावर लॉ है उसको प्रिवेल किया जाएगा, डेट मीन्स उनको मेंटेन रखा जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट वाले को डिमिनिश भी किया जा सकता है अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है तो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू लेजिस्लेट ऑन देयर रेस्टिट्यूटरी सब्जेक्ट। मान लो कोई सब्जेक्ट न यूनियन में आ रहा है, न स्टेट में आ रहा है, न कंकरेंट में आ रहा है, तो दैट मीन्स रेसिड्यूरी है, ठीक है, रेसिड्यूरी है। और अगर रेसिडुअल सब्जेक्ट है, ठीक है, या टॉपिक है, तो उस पर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन किसको मौका देती है, इंजॉय करने देती है पावर, वो यूनियन गवर्नमेंट को। यानी यूनियन गवर्नमेंट उस पर क्या है, अपना लॉ ला सकती है, ठीक है, बिल पास कर सकती है, तो ये केस आ जाता है। अब हमने बात करी कि मोस्ट फेडरेशन जो है होल्डिंग टुगेदर डाइटर फॉर्म, देखो
होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है ना, देखो कमिंग टुगेदर वाले में केस में क्या होता है कि पावर इक्वली शेयर होता है। क्या होता है? पावर इक्वली शेयर। तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि पावर शेयर्ड इक्वल नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमने स्टेट के लिए या सेंट्रल के लिए या नेशन के लिए हमने क्या किया कि जो कंट्री है या नेशन है उसको स्टेट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो भाई जो स्टेट है ना, तो सभी स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनकी कंडीशन के ऊपर, कि उनकी सिचुएशन क्या है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या है कि अगर हम वहाँ पे जैसे मान लो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स को हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है या उनको मेंटेन करना है या उनकी कल्चर डाइवर्सिटी को बनाए रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पावर इनको ज़्यादा दे देंगे। लेकिन जहाँ पे अर्बनाइजेशन है, शहर है, वहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा पावर क्या कर देंगे, कम देंगे या स्पेशल पावर नहीं देंगे। बट जहाँ पे अगर आपको ट्राइबल्स को मेंटेन करना है, उनकी कल्चर डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, तो फिर हम उनको थोड़ा पावर देंगे। जैसे सम जो है स्टेट्स इंजॉय स्पेशल स्टेटस, असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, अंडर सर्टन प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 371 के अंदर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस थोड़ी पिक्यूलियर है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली या ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो उनको मेंटेन करने के लिए, कल्चर डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए किया जाता है। द स्पेशल पावर जो है इंजॉयड किया जाता है इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल। ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए, देयर कल्चर एंड द प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, जो परमानेंट रेजिडेंट होती हैं दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस इधर। ठीक है, जैसे मान लो कि ये थोड़ा सा वो दे रखा है, कहने का मतलब कि इंडियंस जो डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं उनको वहाँ पे परमिशन नहीं है लैंड या हाउस खरीदने के लिए उस स्टेट में जहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया गया हो। ठीक है, ये केस आ जाता है। तो शेयरिंग का जो पावर है ना, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये चेंज नहीं कर सकती, इजली चेंज नहीं कर सकती शेयरिंग अरेंजमेंट को। अगर पार्लियामेंट खुद चेंज नहीं कर सकता, अगर करना भी चाहता है तो पहले तो उसको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा, फिर एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ, मतलब पास भी करना पड़ेगा तो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा। मतलब जितने भी पब्लिक है, जितने आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, डेट इज 545। ठीक है, वहाँ पे मेजोरिटी प्रेजेंट होने चाहिए और 2/3 उनमें से भी क्या है आपका हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो बिल उस तरीके से पास होना चाहिए। एंड देन फिर वो लेजिस्लेचर के लिए जाएगा, किसके लिस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स के लिए, हाफ ऑफ द स्टेट के लिए जाएगा, जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी का केस आएगा। कहाँ पे? सिंपल मेजोरिटी का केस आएगा। ठीक, ये केस आ जाता है। जुडिशरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ओवरसीइंग करने के लिए द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। ठीक है, किसके अंदर आता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो फिर जुडिशरी का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है डिवीजन ऑफ पावर्स के बीच में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या लेगा? डिसीजन लेगा। यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो होती है हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ them। यूनियन गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए क्या कर सकती? टैक्सेस बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये केस आ जाता है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे है? देखो इंडिया में अगर फेडरलिज्म सक्सेस है ना, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही रीजन नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारा जो नेचर है कंट्री का वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, दैट मीन्स पीपल के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली बन जाती। पावर लीडर्स को भी पता है कि पावर हमेशा मेंटेन नहीं रहेगी उनके पास, दैट्स वाई वो क्या है वहाँ पर, वो एक तरीके से फेडरलिज्म को मेंटेन करके रखते हैं या प्रैक्टिस करते रहते हैं। दे इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म जो होती है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी होती है एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर कम शेयर आइडल्स इन अवर कंट्री। ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ना हमारी कंट्री की, ये इंश्योर करती है कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म बनी रहे, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी बनी रहे एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। ये क्या है? डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर मतलब एक साथ रहने की जो आदत है या नेचर है वो बनी रहे,
दैट्स वो हमारे कंट्री के लिए क्या है, आइडियल्स है, क्या है, आइडियल्स है। दैट्स वाई हमारे यहाँ फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो पाता है प्रॉपरली। सिर्फ ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है या बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया दैट्स वाई फेडरलिज्म प्रैक्टिस नहीं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए फ्रॉम 1947 टू 2017। बहुत से पुराने स्टेट्स वैनिश हुए, न्यू स्टेट्स क्रिएट हुए। ठीक है, उनकी बाउंड्री क्रिएट हुई, नेम ऑफ द स्टेट चेंज किए गए। ठीक है, सम स्टेट्स है जहाँ पे क्या है सेम लैंग्वेज बोली जाती है तो उनको लिंग्विस्टिक स्टेट कहा गया, लैंग्वेज के बेसिस पर भी डिवाइड किया गया। जो सेकंड लैंग्वेज पॉलिसी लाई गई, ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी में कि हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज को, लेकिन साथ में बिसाइड्स हिंदी देर आर 21 अदर लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज किया गया शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये शेड्यूल 8th में आता है, कितने 8 शेड्यूल में आता है। स्टेट्स की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी होती है, गवर्नमेंट उस पर उन लैंग्वेज पे काम करती है, उस ऑफिशियल लैंग्वेज पे काम करती है जो कंसर्न स्टेट होता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, फेडरलिज्म की वजह से क्या होता है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस भी क्या होता है आप प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रेंथ होती जाती है। सपोज नो सिंगल पार्टी गेट ए क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, सिंपल समझो कि लोकसभा में एक पार्टी को जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही है तो क्या करती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करती है। ठीक है, सेवरल रीजनल पार्टी के साथ सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ये भी एक तरीके से क्या है, पावर शेयरिंग है, रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट भी है। और फिर वो क्या करते हैं इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को की जो ऑटोनॉमी है उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर शेयरिंग 2 लेवल पे ही था, लेकिन फिर डिसेंट्रलाइजेशन के बाद पावर शेयरिंग जो होगी वो 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास भी गई, जिसको कि कहा गया पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, तो कुछ पावर जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से किसको दे दी गई, लोकल गवर्नमेंट को दी गई, जिसको कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखो बेसिक बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे ये था कि जो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और इशू है ना लोकल लेवल पे सेटल हो सकते हैं, तो क्यों ना लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाए, उनको कुछ पावर देके वो जो प्रॉब्लम्स और इशू है उनको सेटल किया जाए, जिसमें लोकल लेवल की जो पीपल्स है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में। तो इसलिए 1992 में एक डिसीजन लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी लाई गई जो मोर पावरफुल एंड एक्टिव थी, इफेक्टिव थी। तो की फीचर्स ऑफ 3 टियर ऑफ डेमोक्रेसी आई। ठीक है, इंडिया के अंदर बेसिकली इंडिया की बात करी जा रही है। तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी के लिए क्या है भाई, रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। सीट्स रिजर्व की गई इलेक्टेड बॉडीज के अंदर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, इवन वुमेन्स के लिए भी। ठीक है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशन रिजर्व फॉर वुमेन, 1/3 ऑफ जो सारे पोजीशन है वो रिजर्व किए जाएंगे किसके लिए, वुमेन्स के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने क्रिएट किया इस स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इस स्टेट ने क्रिएट किया, जो कि क्या क्रिएट हुआ। ठीक है, जो कि पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन कराएगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कुछ पावर्स और रेवेन्यू जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडी के साथ शेयर करती है। ये वैरी करता है स्टेट टू स्टेट में कि कितना ज़्यादा शेयर कर रही है। ठीक है, पंचायत राज सिस्टम की हमने बात करी थी, पंचायत राज सिस्टम क्या है, पॉपुलरली रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज कहते हैं। ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट है ग्राम पंचायत, उनका अपना ग्राम पंचायत होती है। जैसे अगर दिस इज काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, इसमें बहुत सारे सब वार्ड मेंबर्स भी होते हैं जिसको पंच कहा जाता है, और एक प्रेसिडेंट होता है जिसको सरपंच कहा जाता है। ठीक है, दे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ऑल एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द विलेज और वार्ड, भाई डायरेक्ट चुने जाते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत जो होता है डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इंटायर विलेज के लिए, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इंटायर विलेज के लिए। पंचायत किस तरह से काम करता है, देखो पंचायत वर्क करता है अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा के अंदर। सारे जो वोटर्स हैं विलेज के वो मेंबर्स एक तरीके से होते हैं, वो महीने में साल में 2 या 3 बार कम से कम मिलेंगे। ठीक है, और एनुअल बजट को अप्रूव करेंगे ग्राम पंचायत के लिए, और फिर रिव्यू करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत।
भाई देखो, एनुअल बजट को भी रिन्यू अप्रूव करेंगे और फिर जो काम होगा उसको वो रिव्यू भी करेंगे। जब ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, वो पंचायत समिति बना लेते हैं या ब्लॉक या मंडल बना लेते हैं। सिंपल से मतलब डिफरेंट जो ग्राम पंचायत है, ये डिफरेंट ग्राम पंचायत है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल बना लेते हैं। ठीक है, और फिर इन्हीं के द्वारा जो पंचायत समिति का जो हेड होता है वो चुना जाता है। ठीक है, और ये जो पंचायत समिति और मंडल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अब ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये जिला परिषद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जिला परिषद। और जिला परिषद के मेंबर्स कौन होते हैं, लोकसभा के एमपी होते हैं, एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और कुछ अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज के होते हैं जिला परिषद के। ठीक है, मतलब देखो आप ये समझो कि ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत मिलकर क्या बना रहे हैं आपका, ठीक है, क्या बना रहे हैं आपका बना रहे हैं पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। अब ये डिफरेंट जो ब्लॉक और मंडल्स हैं ये मिलकर क्या बना रहे हैं, जिला परिषद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जिला परिषद बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट परिषद। ठीक है, ये बना रहे हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट परिषद है उसके मेंबर कौन है, मेंबर एमपी हैं, यानी लोकसभा के मेंबर हैं, एमएलए हैं, सम अदर ऑफिशियल्स हैं, ये लोग मिलकर आपका बनते हैं जिला परिषद के अंदर। ये आप देखो ग्राम पंचायत लेवल ये है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। म्यूनसिपैलिटी में भी यही चीज़ आती है कि म्यूनसिपैलिटी फॉर अर्बन एरियाज़ के लिए होते हैं। बिग सिटीज होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाती है, और म्यूनसिपैलिटीज छोटे लेवल पे होता है एक तरीके से छोटे टाउन के लिए। तो म्यूनसिपैलिटी हो गया या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, ये इलेक्टेड बॉडी के द्वारा चुने जाते हैं जो कि कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपैलिटी का। ठीक है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है कि उसमें एक ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है मेयर, मतलब ऑफिसर कॉल्ड मेयर कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटी जो होता है म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो होता है उसको मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। जो न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट है ना, वो लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी के अंदर इन वर्ल्ड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी, और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक है, इवन इट आल्सो इंक्रीज वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उनकी वॉइस है डेमोक्रेसी के अंदर, बढ़ा दी है इस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो जो न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी के अंदर आपका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। लाइक इंडिया में अगर बात करें 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर ऑल ओवर द कंट्री। द नंबर जो है बिगर देन पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज से ज़्यादा, पॉपुलेशन से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं। ठीक है, और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है जो कि डेमोक्रेसी को क्या डीप करती है और इंक्रीज करती है वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। ठीक है, सेम टाइम पर बहुत सारी डिफिकल्टीज भी हैं, जैसे कि इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली होना चाहिए, इंथुजियास्टिकली होना चाहिए। ग्राम सभा नॉट हेल्ड रेगुलरली, तो ग्राम सभा जनरली रेगुलर वे पे नहीं होती है, बट ठीक है ये पहले की बात है, बट अभी तो हो रही हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट जो होता है नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू लोकल गवर्नमेंट, बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उन्होंने कुछ पावर्स जो है लोकल गवर्नमेंट को नहीं दी हुई है। नॉर हैव दे गिवन एडुकेट रिसोर्स, ना ही उनको एडुकेट रिसोर्सेज दे रखी है। दैट्स वाई कि जो रियलाइजिंग करने का आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वो एक लंबा समय अभी ले रहा है और शायद आगे भी लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको फेडरलिज्म चैप्टर मैंने कम्प्लीटली एकदम प्रॉपर वे में समझाया है। ठीक है, और ये पेपर से पहले अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको इन जो क्वेश्चंस के आंसर है वो भी आप राइट डाउन कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल।